नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आकाश ढोलपुरे और आप देख रहे हैं साधना न्यूज। हमारी खास पेशकश ग्लोबल सक्सेस में आप सभी का स्वागत है, जिसमें हम युवाओं को सक्सेस की राह दिखाने के लिए शिक्षाविदों के साथ लगातार हर हफ्ते चर्चा करते रहेंगे। इस वक्त हमारे साथ कौटिल्य एकेडमी के सीईओ मनमोहन जोशी जी हमारे साथ मौजूद हैं। स्वागत है मनमोहन जोशी जी आपका साधना न्यूज में। नमस्कार आकाश जी, ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम आपने चलाया है क्योंकि युवाओं को दिशा की ज़रूरत है और ज़रूरी है ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से युवाओं को जागरूक करते रहना। कौटिल्य एकेडमी बड़ा संस्थान है, न सिर्फ इंदौर बल्कि समूचे मध्य प्रदेश और देश में भी कई सक्सेसफुल स्टोरीज कौटिल्य एकेडमी ने दी है जी, कैसे इसकी शुरुआत हुई जी। और किस तरह से जो है आप रन कर रहे हैं अभी? देखिए 2003 में कौटिल्य एकेडमी की शुरुआत हुई है और एक बहुत ही प्यारा सा इसका आदर्श वाक्य रहा है। वो ये है कि परिश्रम आपका, मतलब स्टूडेंट परिश्रम करेगा, मार्गदर्शन हमारा, शिक्षक मार्गदर्शन करेंगे, लेकिन जो सफलता होगी वो सबकी होगी, यानी कि पूरा भारतवर्ष, समाज, देश, राष्ट्र ये इससे लाभान्वित होगा। तो 2003 में एक विचार के साथ आचार्य कौटिल्य के जो आदर्श हैं उन पर खरा उतरने के लिए संस्था की शुरुआत की गई और वर्तमान समय में 2021 में हम आ गए हैं। पहला बैच जो था बहुत छोटा सा एक बैच था, एक कमरे से एकेडमी की शुरुआत हुई थी और आज हम 40 शाखाओं के साथ पूरे मध्य प्रदेश भर में ऑपरेट कर रहे हैं। 37+ कोर्सेस हम चला रहे हैं, जिसमें फॉरेस्ट गार्ड से लेकर के IAS तक के एग्ज़ाम की हम तैयारी करवा रहे हैं। तो बस आप जैसे शुभचिंतकों का स्नेह है और ईश्वर का आशीर्वाद है कि काम ठीक चल रहा है। यह बिल्कुल आदर्श वाक्य के साथ कौटिल्य एकेडमी लगातार अपने पैर सदैव प्रगति की ओर बढ़ाते जा रहा है। अब बात की जाए उन युवाओं की परेशानी की जो 10वीं और 12वीं में एक मोटिव के साथ अपना सब्जेक्ट भी सिलेक्ट करते हैं, परसेंटेज भी गेन करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ परेशानियां उनको आने वाले करियर में सामने आती हैं। खास तौर पर उन स्टूडेंट्स को जो लोक सेवा और लोक सेवक बनना चाहते हैं। इस करियर की इस दिशा में जाने के लिए MPPSC उससे महरूम होना पड़ता है और निश्चित तौर पर उस दिशा की ओर कदम बढ़ाना पड़ता है। आइए मनमोहन जोशी जी से हम जानेंगे कि MPPSC के लिए सबसे पहला कदम क्या होना चाहिए। देखिए MPPSC सिविल सेवा में कोई स्टूडेंट जाना चाहता है तो सबसे पहली बात तो ये है कि ग्रेजुएशन उसको होना ज़रूरी है। मिनिमम एज 21 ईयर से 21 साल की उसकी आयु होनी चाहिए और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कौन से स्ट्रीम से हैं, आप मैथमेटिक्स वाले हैं, बायो वाले हैं, कॉमर्स बैकग्राउंड से आते हैं, या आप हिंदी मीडियम से हैं या इंग्लिश मीडियम से हैं, आप शहर से आते हैं, गांव से आते हैं, इन सब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है, जज्बा है समाज के लिए कुछ कर दिखाने का, समाज सेवा की भावना, लोक सेवा की भावना अगर आपके मन में है तो और आप 21 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं तो इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हैं। एग्ज़ाम की तैयारी कब करनी चाहिए? तो जब आप ये एपिसोड देख रहे हैं इसके बाद ही एग्ज़ाम की तैयारी में लग जाइए। यह बिल्कुल एक सवाल और उठता है, लोक सेवा की ओर स्टूडेंट जाना तो चाहते हैं, लेकिन ये MPPSC क्या होती है, इसे कैसे किया जाए? सबसे बड़ी बात और सबसे बड़ा सवाल उनके जहन में यही आता है जी। उसका समाधान कीजिए। देखिए भारत में लोक सेवाओं के लिए जो हमारा संविधान है उसमें संवैधानिक संस्थाओं के बारे में प्रावधान है। 2 तरह की संस्थाएं हैं, एक संघ यानी यूनियन लेवल पे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जिसे UPSC कहा जाता है, ये संस्था है जिसके माध्यम से आप IAS, IPS, इंडियन फॉरेन सर्विसेज, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज में जाते हैं। और ठीक वैसे ही संस्था राज्यों के स्तर पर भी बनाई गई है जिसे स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जाम कंडक्ट करने के लिए जाना जाता है। MPPSC वैसी ही एक संस्था है जो एग्जाम कंडक्ट करवाती है सिविल सेवाओं में चयन के लिए। इस परीक्षा की तैयारी करके कोई भी स्टूडेंट जो है, कोई भी प्रतिभागी जिसने 21 साल की उम्र पूरी कर ली है, वो डेप्यूटी कलेक्टर, DYSP जैसे पदों को पा सकता है। इस एग्जाम में सबसे बड़ा चार्म जो स्टूडेंट के मन में होता है वो डेप्यूटी कलेक्टर बनने का होता है, जिसको SDM के पावर मिलते हैं, आप जिसे SDM के नाम से जानते भी होंगे। तो एग्जाम की तैयारी, जैसा कि आकाश जी आपने पूछा शुरुआत कहाँ से की जानी चाहिए, तो सबसे पहला काम तो आपको ये करना है कि सिलेबस आपके पास में होना चाहिए। सिलेबस आप हमारी वेबसाइट www.kautilyaacademy.com से फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपने वो डाउनलोड कर रखा है तो बाकायदा उसे नोट कर लीजिए। आपको पता होना चाहिए कि प्री एग्जाम में 2 पेपर होते हैं। आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो मेंस एग्जामिनेशन है उसमें कौन कौन से पेपर होते हैं, कितने नंबर का ये होता है। अगर ये डिटेल आपके पास में है तो आपने पहला कदम बढ़ा लिया है। अब इसके बाद राह आसान होती चली जाएगी।
लेकिन इसके पहले भी एक समस्या और आती है स्टूडेंट्स को जी। कि कौन सी स्ट्रीम जो है वो चुनना चाहिए। अलग अलग सब्जेक्ट्स होते हैं, जी। 11th में हम कॉमर्स लेते हैं, जी। साइंस लेते हैं, आर्ट्स लेते हैं, जी। कौन सी स्ट्रीम बेहतर होती है? जी, देखिए पहले पुराने समय में कहानी ये थी कि सिविल सेवाओं में मैक्सिमम ह्यूमैनिटीज के लोग आते थे। ह्यूमैनिटीज मतलब होता है आर्ट्स बैकग्राउंड के लोग, अधिकतम संख्या उन्हीं लोगों की होती थी। लेकिन आपको जानकारी दे दूं कि 2011-12 से थोड़ा सा पैटर्न चेंज हुआ है और एमपीपीएससी में एप्टीट्यूड का एक पेपर होता है। प्री एग्जामिनेशन में एक पेपर होगा जीके का, जनरल नॉलेज का, एक पेपर होगा एप्टीट्यूड का। एप्टीट्यूड के पेपर का मतलब है इसमें अरिथमेटिक, अंकगणित जिसे कहते हैं, रीजनिंग के क्वेश्चंस आते हैं और कॉम्प्रीहेंशन, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के क्वेश्चन आते हैं। मतलब आपका एप्टीट्यूड वाला पार्ट ठीक होना चाहिए पेपर 2 के लिए। फिर जब आप मेंस में जाते हैं तो पहले होता ये था कि मेंस में आप एक सब्जेक्ट चुन सकते थे। सब्जेक्ट चुनने का मतलब ये है कि जैसे ऑप्शनल होता है यूपीएससी में आज की डेट में, वैसा ही ऑप्शनल सब्जेक्ट कोई बच्चा चुन सकता था। तो तब ये इंपॉर्टेंट था कि आप कौन से स्ट्रीम से हैं, आप क्या सब्जेक्ट ले रहे हैं। वर्तमान समय में जो नया सिलेबस हमारा आया है, इस नए सिलेबस में मेंस एग्जामिनेशन में कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं रह गया। सिर्फ जनरल नॉलेज के पेपर हैं, एक हिंदी व्याकरण का पेपर होता है, एक ऐसे राइटिंग का पेपर होता है। तो जनरल नॉलेज का जो पेपर है, सामान्य ज्ञान का जो पेपर है, इसके लिए हर विषय के क्वेश्चन आते हैं। मतलब आप समझिए कि रॉकेट साइंस से लेकर के इतिहास में चले जाएं तो आप हड़प्पा संस्कृति तक, और वेद पुराण उपनिषद से लेकर के मैं कहूं आपको कि लॉ से रिलेटेड, आयोग से रिलेटेड, अभी लेटेस्ट कौन सा आयोग बना, वहां तक के क्वेश्चन यहां पूछे जाते हैं। तो कोई भी स्ट्रीम से आप आ रहे हैं, आपको पढ़ना तो सब कुछ ही पड़ेगा जब आप एमपीपीएससी की तैयारी करेंगे। इसीलिए ये एग्जाम जो है अपने आप में लोगों को लगता है कठिन है, लेकिन ऐसा है नहीं। तैयारी करके इसको आसान बनाया जा सकता है। अगर ये कठिन है भी तो उसे सरल बनाने के लिए हम बैठे हैं। सी सेट को लेकर भी स्टूडेंट्स के मन में दुविधा रहती है, जी। क्या होता है ये सी सेट? जी, तो यही पेपर जो है 2 मैंने बताया एप्टीट्यूड टेस्ट है। इसका फुल फॉर्म है सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। जो स्टूडेंट है उसकी अभियोग्यता को परखने के लिए उसकी रीजनिंग की क्षमता कैसी है, सामान्य कैलकुलेशन वो कर पाता है कि नहीं कर पाता है, पढ़कर समझने की क्षमता कितनी है, इन बातों को एप्टीट्यूड में चेक किया जाता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अब वो सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग रह गया, उसके मार्क्स मेरिट में नहीं जुड़ते। तो मैंने आपको बताया 2 पेपर होंगे, एक होगा जीके का पेपर, एक एप्टीट्यूड का पेपर। तो अगर आपको मैथमेटिक्स से डर लगता है तो इस डर को दूर करना होगा, तभी हम पेपर 2 में क्वालिफाई कर पाएंगे। एक सवाल और उठता है, प्रीलिम्स और मेंस की एग्जाम की तैयारी क्या अलग अलग करना चाहिए या फिर एक साथ? जी, देखिए अब प्री और मेंस एग्जामिनेशन में एमपीपीएससी की अगर हम बात करें तो सिलेबस में कुछ चीजें तो समान हैं, टॉपिक कुछ समान हैं, लेकिन सारे ही टॉपिक समान नहीं रह गए। मतलब प्री का सिलेबस और मेंस का सिलेबस में फिलहाल अंतर है। तो प्री और मेंस की तैयारी आप साथ साथ करें, पहले प्री कर लें फिर मेंस कर लें, जैसा आपको समझ में आता हो वैसा करें, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मेरी समझ ये कहती है, मेरा अनुभव ये कहता है कि जब कभी आप प्री एग्जाम में उतरें, ध्यान से समझिएगा, प्री एग्जाम में उतरने के पहले एग्जाम का फॉर्म भरते समय तक आपके पास प्री और मेंस दोनों की तैयारी पूरी होनी चाहिए। ध्यान से समझिए इस बात को। कई बार लोग समझते हैं कि पहले प्री की तैयारी करेंगे, प्री पास कर लेंगे फिर मेंस की तैयारी करेंगे, ऐसा नहीं होता। आप जब प्री एग्जाम में उतरें उसके पहले प्री और मेंस आपका तैयार होना चाहिए। तैयार का मतलब आपके पास कंप्लीट नोट्स होने चाहिए, आपने एक बार पूरा पढ़ लिया हो, आप कम से कम एक बार टेस्ट पेपर में उतरे हों, और आपके पास सिर्फ रिवीजन बचना चाहिए। तो जब प्री का एग्जाम हो जाएगा और मेंस का जब डेट आने वाला होगा, इसके बीच में हम रिवीजन कर पाएंगे, और जितनी बार रिवीजन करेंगे उतना जल्दी आप रिकॉल कर पाएंगे। और एग्जाम में करना तो यही है, जितना कुछ पढ़ा उसको अच्छे तरीके से लिखना, यही आपकी सफलता का राज है। अब बात की जाए एमपीपीएससी की, हम लगातार चर्चा करते रहेंगे, लेकिन बात की जाए जो स्टूडेंट्स इंदौर से बाहर से आते हैं जी, उनके लिए क्या व्यवस्थाएं होती हैं? क्योंकि कौटिल्य एकेडमी ना सिर्फ इंदौर बल्कि मध्य प्रदेश और देश का एक जाना पहचाना नाम जी है। हाँ। देखिए एमपीपीएससी या किसी भी एग्जाम की तैयारी करने के लिए जो स्टूडेंट इंदौर आ सकते हैं उनके लिए व्यवस्था ये है कि आप हमारी एकेडमी जहाँ पर में है, भंवरकुआं स्क्वायर ये जगह है, भंवरकुआं चौराहा, इंदौर का एजुकेशन हब है आज की डेट में। और यहाँ हमारी कोचिंग के सराउंडिंग ही कई सारे हॉस्टल्स हैं। गर्ल्स हॉस्टल अलग हैं, सेपरेट हैं, और बॉयज़ हॉस्टल से सेपरेट हैं, जहाँ अपनी सुविधा के हिसाब से आप सिंगल शेयरिंग, डबल शेयरिंग, ट्रिपल शेयरिंग में रूम ले सकते हैं। पीजी भी अवेलेबल है, फ्लैट्स भी अवेलेबल हैं। इनमें से किसी में भी हमारा दखल नहीं है, क्योंकि हम सिर्फ पढ़ाने और पढ़ने में विश्वास रखते हैं। क्योंकि पढ़ने और पढ़ाने को हमने व्यवसाय की तरह नहीं लिया है, हम भी इसे समाज सेवा की तरह ले रहे हैं।
तो हमारे आसपास में बहुत सारे मैंने बताया पीजी हैं, हॉस्टल्स हैं, फ्लैट्स हैं जहां बच्चे आकर रह सकते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कुछ लड़के और लड़कियां सामाजिक, आर्थिक और कई तरह की परेशानियों के कारण घर से निकल नहीं पाते। ऐसे लोगों के लिए, ऐसे बच्चों के लिए हमने 2 तरह की सुविधा दे रखी है। पहला, मैंने बताया मध्य प्रदेश के लगभग सभी बड़े शहरों और कुछ छोटे शहरों में भी हमारे ब्रांच अवेलेबल हैं। आप उस ब्रांच में एडमिशन ले लीजिए। नोट्स और पढ़ाने की पद्धति यही होती है, बस टीचर अलग होंगे। कारण है कि एक टीचर सब जगह कैसे पढ़ाएगा, बड़ा लॉजिकली ये बात है। दूसरा, हमने ऑनलाइन क्लासेस भी स्टार्ट की हैं। अगर आप www.kautilacademy.com में जाएं या आप एंड्रॉयड पे ऐप स्टोर में जाके कौटिल्य एकेडमी ऐप डाउनलोड कर लें, तो आपको ये जानकारी मिलेगी कि कब नया बैच स्टार्ट हो रहा है। बहुत ही कम लागत में, कम कीमत में हम ये कोर्सेस अवेलेबल करवा रहे हैं, ताकि आप अपने घर में बैठकर मोबाइल पर ही पढ़ाई कर सकें और तैयारी कर सकें। मनमोहन जोशी जी लगातार जुड़े हैं, उन्हीं से जानेंगे कि एमपीपीएससी को लेकर कई व्यवधान कुछ स्टूडेंट्स को आते हैं। आइए उनसे ही जानते हैं कि निर्धन छात्रों के लिए कई सवाल जो है वो जहन में रहते हैं कि हम निर्धन हैं, हम एमपीपीएससी कैसे करें, और ख़ास तौर पर किसी निजी संस्थान में जाकर। जी, तो पहली बात तो ये है कि जितने भी दर्शक साधना न्यूज़ का ये प्रोग्राम देख रहे हैं, उनको मैं स्पष्ट कर दूं, और आपको भी इस बात को मानना चाहिए कि निर्धनता कोई योग्यता नहीं है। तो इस बात को अगर आप नोट कर लेंगे तो जीवन में योग्यता की तरफ कदम बढ़ा पाएंगे। तो योग्य छात्रों के लिए हमारे पास बिल्कुल सुविधाएं हैं। कौटिल्य एकेडमी हर साल एक एग्जाम कंडक्ट करवाती है पूरे भारत भर में, उसका नाम है भारत भाग्य विधाता। इसमें हम 100% तक स्कॉलरशिप देते हैं। मतलब आप इस टेस्ट में आइए, जनरल नॉलेज के क्वेश्चन होते हैं अप टू 10th लेवल के, आप पेपर सॉल्व करिए, आपके जितने मार्क्स आए हैं उतने % की स्कॉलरशिप हम आपको प्रोवाइड करेंगे। और लास्ट ईयर तो कौटिल्य फाउंडेशन ने लगभग 2 करोड़ रुपए तक की स्कॉलरशिप बांटी है। ये उन बच्चों के लिए है जो जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन किसी तरह की आर्थिक सामाजिक समस्या उनको रोक रही है। तो हमारा ये वादा है, हमारी ये सोच है कि सफलता अगर है तो ये सबके लिए हो। आकाश भैया, सफलता अगर ये है तो सबके लिए हो, बस यही एक सोच हमारी है, और सिर्फ इसी एक बात से खुद से जंग जारी है। आप भी दुआ करिए कि सलामत रहे हमारी हिम्मत, क्योंकि यही एक चिराग 100 आंधियों पे भारी है। हम कोशिश कर रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। किसी ने वाकई सच कहा है कि सफलता की ओर बढ़ना है तो हमें ऐसे ही मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। फिलहाल हम आगे बात करेंगे ऑफलाइन और ऑनलाइन एजुकेशन को लेकर। एमपीपीएससी की तैयारी कौटिल्य एकेडमी द्वारा ऑफलाइन तो कराई जा रही है, ऑनलाइन जो है उसका क्या पैटर्न है, किस फॉर्मेट में जो है वो स्टूडेंट्स को सुविधाएं मिलती है? जी, देखिए, हमारी एक परंपरा रही है, भारतीय ज्ञान परंपरा, जिसमें हम ऐसा मानते हैं कि गुरु के पास बैठकर ज्ञान ग्रहण करना एक बढ़िया पद्धति है, और मुझे नहीं लगता कि ये पद्धति कभी भी पुरानी होगी या कभी भी बेकार हो जाएगी। ये बात और है कि टेक्नोलॉजी की दुनिया ने शिष्य और गुरु के बीच, शिक्षक और छात्र के बीच में पहुंच को सुलभ बना दिया है। बहुत जगह प्रॉब्लम होती है, जैसा कि हम कहते हैं कि आसान है ये बोलना कि कोई भी स्टूडेंट कहीं भी निकल के पढ़ सकता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। सबसे पहले बाधा बनती है आर्थिक समस्याएं, कि अपने शहर को छोड़कर दूसरी जगह जाना है तो वहाँ हॉस्टल लेना होगा, रूम लेना होगा, खाने की परेशानी है, फिर एकेडमी की फीस है, फिर बच्चा बीमार होगा, उसका इलाज है। तो पहली परेशानी है आर्थिक। दूसरी होती है सामाजिक, कि पहली बार बच्चा घर से निकलकर बाहर जाएगा, लड़की है तो जाएगी तो रहेगी कहाँ, कौन उसे लेकर जाएगा। इतनी सब उलझनों के बीच तैयारी करने में कई बार लोगों को प्रॉब्लम आती है। उन लोगों के लिए ऑनलाइन पढ़ाई ही बेहतर है। ऑनलाइन पढ़ाई का मोड क्या है? तो जैसे मैं भी आपसे बात कर रहा हूं, ठीक उसी तरह कैमरे को हम पढ़ाते हैं, और कैमरे के उस पार बैठकर आप कौटिल्य एकेडमी ऐप में जाकर आप उस लेक्चर को सुनते और देखते हैं। ये लेक्चर पीडीएफ नोट्स, मतलब जो हम बोल रहे हैं वो आपको लिखा हुआ पीडीएफ में मिलेगा, और टेस्ट से सपोर्टेड होता है। आप उसके बाद टेस्ट दे सकते हैं। तो आपने सुना एक बार, फिर आपने पढ़ा, और फिर आपने पेपर दिया, तो आपको ये क्लियर होता है कि आपको बात समझ में आई है तो कितनी आई है, और नहीं आई तो कैसे नहीं आई है। फिर आप इस लेक्चर को कभी भी सुन सकते हैं, दिन के किसी भी समय सुन सकते हैं। पेपर जब आपके पास समय हो तब आप सॉल्व कर सकते हैं, और इस तरह से अपनी तैयारी को आप जारी रख सकते हैं। एग्जाम को लेकर बात की जाए, ऑफलाइन और ऑनलाइन के बारे में बहुत कुछ बताया, यहाँ पर गया है आपके द्वारा। सवाल सबसे बड़ा और खास ये है कि हमने तैयारी कर ली, एग्जाम हॉल तक पहुँच गए, चाहे प्रीलिम्स हो या मेंस हो, लेकिन हॉल के पहले जो डर रहता है, जो फियर रहता है, उसको दूर करने के लिए कैसे मोटिवेट किया जाता है? ये बड़ा अच्छा प्रश्न है, लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर आपके मन में एग्जाम के समय डर है, इसका सीधा सा मतलब है कि आपने पढ़ाई की होगी।
कहीं मैंने पढ़ा, किसी विद्वान ने लिखा है कि इडियट्स हैव नो फियर, मतलब जो मूर्ख होता है उसके मन में ही भय नहीं होता। इसका मतलब ये कि जितनी आपकी ज़्यादा अच्छी तैयारी होगी उतना भय होगा, कि उतना बड़ा लॉस होने की प्रोबेबिलिटी होगी। लेकिन जो विद्वान होता है उस भय पर काबू पा लेता है। बड़ी अच्छा प्रश्न पूछा है आकाश भाई ने। आपने पूछा आकाश जी कि भय पर काबू कैसे पाया जाए, तो 2-3 बातें समझने की ज़रूरत है। पहली बात तो ये, जो वही बार बार आप सुनते रहते हैं, डर के आगे जीत है। तो आपको ये देखना होगा कि आपको जीत तक जाना है, डर से आगे निकलना है। एक मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है। वो मोटिवेशन ये कि आप सफल हो जाएंगे तो आपके जीवन में क्या क्या होगा, कितने लोगों के सपने, कितनी आशाएं आपके साथ बंधी पड़ी हैं, आपका परिवार, आपका समाज, आपकी सोसाइटी, आपकी कम्युनिटी, उन सब के अलावा आपके टीचर्स उस सफलता की राह देख रहे हैं। जब आपके मन में ये बातें होंगी, ये जज्बा होगा, आप उस माँ को याद करिए जिसने फ़ोन लगा के ये पूछा कि बेटा खाना खाया कि नहीं, या उस पिताजी का कर्ज याद हो जिसने कर्ज लेके आपको पढ़ाया है। तो ऐसे छोटे मोटे डर सामने आते ही नहीं है। दशरथ मांझी हथौड़ा मार करके पहाड़ तोड़ देता है। जी हाँ, बिल्कुल, डर के आगे जीत है। जी। लेकिन तैयारी के लिए अंतिम प्रश्न, जी। तैयारी के लिए सफलता का संदेश, जी। खास तौर पर एमपीपीएससी के लिए। जी, एमपीपीएससी के अलावा भी मैं सभी तरह के एग्जाम्स के लिए, जीवन में सफलता के लिए एक मंत्र दे दूं। आप ध्यान रखिए कि पानी की एक बूंद जब पत्थर पर गिरती है तो पत्थर ज्यादा मजबूत है कि पानी? आपको पता है पत्थर मजबूत है, लेकिन वो पानी की बूंद लगातार गिरती रहे तो पत्थर का सीना चीर देती है। तो किसी भी काम में सफल होने के लिए मेरी समझ ये कहती है कि आपको लगातार निरंतर अथक प्रयास करते रहना होगा, और ये समझना होगा कि जीवन में बाधाएं तो आती हैं लेकिन आगे बढ़ना पड़ता है, और सफलता चांदी की तस्तरी में सजकर नहीं मिलती, उसके लिए मुश्किलों से लड़ना पड़ता है। जी हाँ, बिल्कुल, सफलता यदि पाना है तो निश्चित तौर पर कई मुश्किलों के दौर से गुजरना पड़ता है, तभी व्यक्ति सफल हो पाता है। तो ये थे हमारे साथ मनमोहन जोशी, सीईओ कौटिल्य एकेडमी इंदौर, जो कि बता रहे थे कि एमपीपीएससी की तैयारी कितनी आसानी से की जा सकती है और कितनी आसानी से हम सफलता को पा सकते हैं। ग्लोबल सक्सेस के इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद मनमोहन जोशी जी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आगे भी ये प्रस्तुति हमारी इसी तरह से जारी रहेगी। आप देखते रहिए साधना न्यूज़।